नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले बीजेपी में युवा युग की शुरुआत को डिकोड करेंगे। आज 45 वर्ष के नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन्हें बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया और इसीलिए आज हम बीजेपी के इस नए युग का विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प विश्लेषण ये होगा, इसका इंतजार कीजिए। इसके बाद आपको ग्रीनलैंड पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति के बारे में बताएंगे। ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के इस दावे का रशिया ने भी समर्थन किया है। आज आपको देखने वाली बात आपके लिए यह होगी कि रशिया क्यों इस मामले पर अमेरिका का समर्थन कर रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये आपको समझाएंगे। और आखिर में आपको रशिया के एक ऐसे शहर में लेकर चलेंगे जहां पर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बर्फ के नीचे दब गई हैं। यह है रशिया का कैमचातका शहर, जहां पिछले 60 वर्षों में इस बार सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की, क्योंकि वहां पर नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। आप इस बदलाव को बीजेपी की अगले वर्ल्ड कप की तैयारी भी कह सकते हैं और बीजेपी के लिए अगला वर्ल्ड कप होगा वर्ष 2029 में होने वाला लोकसभा का चुनाव। आपने अक्सर ये देखा होगा, जिस तरह क्रिकेट के वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम में कई बार बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा ये कहते हुए लोगों को कि हमें अपने वर्ल्ड कप के लिए, अगले वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम तैयार करनी है और इस दौरान नए खिलाड़ी को नेतृत्व दिया जाता है। आपने हमारी टीम में देखा होगा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की बजाय शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें कप्तान बना दिया जाता है। लगभग वैसा ही बीजेपी में भी हो रहा है और वहां पर नितिन नवीन को इस समय अध्यक्ष बना दिया गया है। आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी भी भारत की क्रिकेट टीम की तरह अब शायद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। वर्ल्ड कप अलग अलग हो सकता है और जैसे मैंने आपको कहा, अगला लोकसभा चुनाव जो 2029 में है, जिसमें अभी कुछ समय है, इसलिए ये जनरेशनल शिफ्ट अब बीजेपी में हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां राजनीति सिर्फ परिवारवाद और विरासत के आसपास घूमती है, वहां नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना किसी करिश्मे से कम नहीं है। ये सिर्फ एक अध्यक्ष का चयन नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की राजनीति की उस परंपरा को दिखाता है जहां परिवार और वंशवाद नहीं बल्कि संगठन काम करता है, जहां कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ये बीजेपी ने पूरी दुनिया को दिखाया है। अपनी 45 साल की राजनीतिक यात्रा में बीजेपी ने बार बार यही साबित किया है कि पार्टी में परिवार तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र चलता है और आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही हैं। बीजेपी के लोकतंत्र को समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में आज नितिन नवीन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का कार्यक्रम आयोजन किया गया उसका, और वो निर्विरोध बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पद ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें कुर्सी पर खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठाया। बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के ये सभी नेता उम्र और अनुभव में नितिन नवीन से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्होंने नितिन नवीन को वही सम्मान दिया जो एक पार्टी अध्यक्ष को दिया जाता है। और पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह दिखाई दिए। जो लोग नितिन नवीन की कम उम्र को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया कि नितिन नवीन अब बीजेपी में उनके बॉस बन चुके हैं और वो अब उनके कार्यकर्ता की तरह है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी
देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभिभावक की तरह सभी से मुलाकात की और बच्चों को उन्होंने मिठाई भी खिलाई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा, वही देश में आगे बढ़ेगा। आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है और भाजपा परिवार की हमारी ताकत हर कार्यकर्ता का परिश्रम है। तो ये बीजेपी की टीम के युवा कप्तान हैं नितिन नवीन, जिनकी उम्र है 45 साल, और प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी उम्र है 75 वर्ष। और प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि मैं आज भी उनके कार्यकर्ता की तरह हूं। 75 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी 45 वर्ष के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी कुर्सी पर बैठाते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहे हैं कि नितिन नवीन अपना ये फॉर्मेलिटी पूरी करें। और ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, वो कहने को तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह भी हैं, और वो आज अपने नए अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं पार्टी के मुख्यालय में। यह आपको सिर्फ बीजेपी में ही देखने को मिल सकता है। और पीछे देखिए कौन कौन खड़े हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी। अब आपको बीजेपी के इस नए युवा कप्तान के बारे में बताते हैं। वर्ष 1980 में नितिन नवीन का जन्म रांची में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था और अब ये झारखंड की राजधानी है। उन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक पढ़ाई की है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। वर्ष 2006 से लगातार 5 बार बिहार विधानसभा में विधायक रहे हैं। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री बने और पिछले साल नीतीश कुमार की सरकार जब दोबारा बनी तो नितिन नवीन भी उसमें दोबारा मंत्री बनाए गए। यानी मंत्री के तौर पर अनुभव है, एक विधायक के तौर पर अनुभव है,
पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर अनुभव है और संगठन का भी लंबा अनुभव है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने बिहार सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब बीजेपी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि कोई सामान्य कार्यकर्ता भी बीजेपी में शीर्ष तक पहुंच सकता है, और यही इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो आपको दूसरी पार्टियों में शायद ना मिले। अब आपको बीजेपी के फ्लैशबैक की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पुरानी तस्वीरें जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले उन्होंने करीब 14 वर्षों तक बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरुआत करके फिर अलग अलग संगठन की जिम्मेदारियां निभाई। तस्वीर में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर जमीन पर बैठे हुए हैं, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उस जमाने की तस्वीर है। अब आप देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर 1996 की है। आप तस्वीर में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देख सकते हैं और उनके पीछे देखिए अमित शाह को देख सकते हैं, जो कि एक कार्यकर्ता की तरह उनके साथ खड़े हैं। आडवाणी अहमदाबाद में वोट डालने के लिए गए थे और उस समय अमित शाह के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी उस समय नहीं थी। वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं और आज वो देश के गृह मंत्री हैं और वर्ष 2014 से 2020 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। अब नितिन नवीन की भी दो पुरानी तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में वो बीजेपी के एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पर बिहार में बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी के साथ एक सेल्फी लेते दिख रहे हैं, और उनके साथ भी नहीं, बहुत दूरी से वो एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पीछे बैकग्राउंड में सुशील मोदी नजर आ रहे हैं। जैसे कि आज किसी भी पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं वो बड़े नेताओं को देखकर उत्साहित रहते हैं। हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि बड़े नेता के साथ उनकी एक फोटो आ जाए। तो यहाँ तो सुशील मोदी उनके साथ खड़े भी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक कमरे में हैं। और नितिन नवीन के लिए शायद इतना ही बहुत है कि वो इस तस्वीर के जरिए बताना चाहते हैं कि देखिए, मैं भी उसी कमरे में हूँ, मैं भी उसी जगह पर हूँ जहाँ पर सुशील मोदी बैठे हैं और मैं उनके इतने करीब हूँ। और आज नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। दूसरी तस्वीर आज की है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और आज नितिन नवीन ने भी कहा कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये ट्रांजिशन जो है, ये बदलाव जो है, देखिए कहां से कहां उन्हें ले आया है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। कहते हैं राजनीति में कभी कभी इत्तेफाक भी होता है, और आज भी एक ऐसा इत्तेफाक बीजेपी में हुआ। नितिन नवीन की इस समय उम्र जो है वो 45 वर्ष है और बीजेपी की स्थापना को भी 45 वर्ष ही पूरे हो चुके हैं। बीजेपी की स्थापना के 1.5 महीने के बाद नितिन नवीन का जन्म हुआ था और इन 45 वर्षों में बीजेपी के कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो 55 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने और 6 साल तक बीजेपी अध्यक्ष रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार 58 वर्ष की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने और वो 3 बार अध्यक्ष बने और कुल मिलाकर 10 वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे। बीजेपी के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, जो 57 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। 2 साल तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे बने। वो 75 वर्ष की उम्र में बने थे और 2 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। फिर बंगारू लक्ष्मण आए, 61 साल की उम्र में वो अध्यक्ष बने, 1 साल तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद के जना कृष्णमूर्ति 72 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने। उनके बाद एम वेंकैया नायडू
बीजेपी के 7वें अध्यक्ष बने, उस समय उनकी उम्र 53 साल थी। इसके बाद राजनाथ सिंह 54 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने, 2 बार अध्यक्ष बने, कुल मिलाकर 5 वर्षों तक वो अध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में बीजेपी के 9वें अध्यक्ष बने और 3 साल तक रहे इस पद पर। और फिर अमित शाह सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 6 वर्षों तक वो इस पद पर रहे। उनके बाद जेपी नड्डा 59 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने और वो भी 6 वर्षों तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और अब 45 वर्ष की उम्र में नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन यहां पर आप ये देखिए, नितिन नबीन को कहा जा रहा है कि वो सबसे युवा हैं, 45 साल की उम्र में वो बन गए हैं। लेकिन अगर आप अमित शाह को भी देखेंगे तो अमित शाह भी सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। और यही 2 ऐसे नेता हैं जो 50 साल से कम उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अमित शाह 49 साल की उम्र में बने और नितिन नबीन अब सिर्फ 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब जरा दूसरी पार्टियों पर नजर डालिए, उनकी उम्र भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी उम्र है 83 साल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं, उनकी उम्र है 70 साल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के महासचिव हैं एम.ए. बेबी, उनकी उम्र है 71 वर्ष। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी उम्र है 57 वर्ष। तो बाकी की जो टीमें इस समय भारत की राजनीतिक आईपीएल में खेल रही हैं, क्रिकेट लीग में खेल रही हैं, उनके जो कप्तान हैं उनकी उम्र भी आज आप यहां पर देख सकते हैं। खास तौर पर मैंने उन पार्टियों को लिया है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए सिर्फ चेहरा बदलने की खबर नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के अगले दशक की स्क्रिप्ट का पहला अध्याय है। नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर 5 बड़े संदेश देने की कोशिश की गई है। पहला, युवा नेतृत्व का संदेश। क्योंकि वो सिर्फ 45 वर्ष के हैं, वो बीजेपी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे बीजेपी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नेतृत्व उम्र और परिवार पर नहीं, बल्कि कार्य क्षमता और अनुभव पर निर्भर करेगा, मेरिट पर मिलेगा। और बीजेपी में एक कार्यकर्ता को भी शीर्ष तक पहुंचने का मौका मिलता है। दूसरा, पीढ़ीगत बदलाव यानी जनरेशनल शिफ्ट। बीजेपी अब पुराने वरिष्ठ नेताओं से हटकर नई पीढ़ी को अवसर दे रही है और अगले कुछ दशकों के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर रही है। तीसरा, युवा मतदाताओं को लुभाने की तैयारी। बीजेपी के नेतृत्व में इस तरह के बदलाव से पार्टी को युवा मतदाता और पार्टी कार्यकर्ताओं से बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत में युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 15 से 29 साल की उम्र के करीब 37 करोड़ से ज्यादा युवा हमारे देश में हैं और ये जो युवा हैं, ये युवा नेताओं के साथ ज्यादा अपने आप को जोड़कर देखते हैं। चौथी बात यह है कि बीजेपी जमीन पर अपना पैर रखना चाहती है। उसकी पहचान एक शहरी पार्टी के तौर पर एक जमाने में हुआ करती थी, लेकिन कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी पहचान को बदला है। अब पार्टी छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब नितिन नबीन जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उनके जमीन के साथ साथ सरकार में काम करने का अनुभव इसमें काउंट करता है। और वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में नितिन नबीन की भूमिका काफी अहम मानी गई थी। पांचवी बात, राष्ट्रीय राजनीति में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर को अब ज्यादा महत्व मिल रहा है। आने वाले दिनों में नितिन नबीन के लिए भी कई बड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक बिहार के व्यक्ति को जब पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो इससे उनकी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर को ज्यादा महत्व देने की जो नीति है वो भी स्पष्ट होती है। अब ये तो पार्टी क्या करना चाहती है आपको बताया, लेकिन नितिन नबीन क्या करेंगे? अभी उनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का है। इन 3 वर्षों में वो बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और उन्हें बहुत सारे मैच खेलने पड़ेंगे। इन 3 वर्षों में 20 से ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्य हैं, जबकि इसी साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में भी विधानसभा का चुनाव होगा। बीजेपी में वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच अब नितिन नबीन को एक नया संतुलन बनाए रखना होगा। देखिए, ये संतुलन बहुत आसान नहीं है बनाना। नितिन नबीन बहुत युवा हैं और उनसे ऊपर जो हैं
पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कैबिनेट के सदस्य हों, मंत्री हों, या फिर पार्टी के संगठन में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, उनके साथ नितिन नबीन कैसे एक संतुलन बनाकर रखेंगे, कैसे अपनी बात उनसे मनवाएंगे और कैसे धीरे धीरे पार्टी में बदलाव लेकर आएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। ये जो जनरेशनल शिफ्ट है, इसे इस प्रकार से बनाकर रखना, इसे ऐसे इसका संचालन करना कि जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें भी खराब ना लगे। अगली चुनौती होगी बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ तालमेल को और बेहतर करना, और सहयोगी दलों को भी यह समझ में आए कि नितिन नबीन अब आ चुके हैं, अब वो अपने प्रकार से, अपनी तरीके से पार्टी को चलाएंगे। पिछले 12 वर्षों में उत्तर भारत में बीजेपी बहुत मजबूत हुई है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी आज भी कमजोर है। दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करना नितिन नबीन के लिए एक चुनौती होगी। और 2029 में लोकसभा का चुनाव भी है, जैसे हम वर्ल्ड कप कह रहे हैं, और नितिन नबीन के लिए यह वर्ल्ड कप जीतना असल में सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी जब इस दौरान अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कई और मुद्दों को भी छुआ, और उन्होंने अर्बन नक्सल को भारत की एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार या अखबार या फिर टीवी चैनल प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई अच्छी और पॉजिटिव बात कर देते हैं, उन्हें यह अर्बन नक्सल गैंग अपना निशाना बनाता है। उन पत्रकारों को परेशान किया जाता है और उनके साथ किसी अछूत की तरह बर्ताव किया जाता है। एक और बड़ी चुनौती अर्बन नक्सल की भी है। अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है, और यहां अर्बन नक्सल की बड़ी चतुराई होती है। ये यहां मीडिया वाले इतने बैठे हैं ना, अगर साल में एकाध बार भी अगर मोदी की किसी अच्छी चीज को उन्होंने ट्वीट कर दिया या टीवी पे बोल दिया या अखबार में लिख दिया, तो उस पत्रकारी तो ऐसी फजेत कर देते, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको अछूत बना देते हैं, भविष्य में वो कभी बोल ना सके ऐसा कर देते हैं। ये अर्बन नक्सल की स्टाइल है। हमको भी सालों तक ऐसा अछूत बना के रख दिया पूरे देश में भाजपा को। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। तो एक और इकोसिस्टम है अर्बन नक्सल्स का, जो इकोसिस्टम है उससे बीजेपी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और ये भी नितिन नबीन जैसे नए नेताओं के लिए जो अब इस कुर्सी पर बैठने वाले हैं, एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहने वाली है। लेकिन बीजेपी की इस नई रणनीति को आप समझिए। बीजेपी अब ऐसे नेताओं की तलाश में है, और उनके पास ऐसे नेताओं का एक पूल है, उनके पास एक बड़ी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है, जिन्हें संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है, जिन्हें विधायिका का अनुभव है, किसी न किसी विधानसभा के या किसी न किसी कभी न कभी लोकसभा के सदस्य अगर वो रहे हैं, और प्रशासन का भी उन्हें अनुभव हो। तो इस प्रकार के लोगों की बीजेपी को तलाश है, ऐसे युवाओं की। और अगर आप नितिन नबीन को देखेंगे तो वो इन सारे पैमानों पर खरे उतरते हैं। नितिन नबीन की उम्र 50 साल से नीचे है, पार्टी के संगठन में काम करने का अनुभव है, विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का और विधायक के तौर पर काम करने का अनुभव है, और बिहार में एक मंत्री के तौर पर काम करने का भी एक प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। और ये सब कुछ, पूरा जो पैकेज है, ये एक 45 साल के युवा नेता के तौर पर बीजेपी को मिल रहा है उनमें, और इसीलिए नितिन नबीन को चुना गया है। लेकिन सिर्फ नितिन नबीन अकेले नहीं है। इस समय बीजेपी के संगठन में जो नए बदलाव आने वाले हैं, जो जनरेशनल शिफ्ट आने वाला है, उसमें आपको और भी आने वाले समय में ऐसे कई चेहरे और ऐसे कई नेता देखने को मिलेंगे, और उनकी सूची बन चुकी है। अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के बाद आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सुनाते हैं। कल हमने आपको 18 अगस्त 2025 की एक बड़ी मशहूर तस्वीर दिखाई थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ यूरोपीय देशों के राष्ट्र प्रमुख व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं। और हमने आपको कल बताया था, और उस दिन भी बताया था, कि ये कुछ इस प्रकार से बैठे हैं जैसे राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं,
और ये बाकी के जो सारे नेता हैं ये छात्र हैं और ये बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल ट्रंप क्या बता रहे हैं। और आज राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी तस्वीर में कुछ बदलाव करके इसे सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किया है। यह तस्वीर हमने कल रात को ही आपको दिखाई थी और आज डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तस्वीर को फिर से पोस्ट किया है कुछ बदलाव करके। क्या बदलाव है? इस तस्वीर में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का एक नया मानचित्र जारी किया गया है जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है। आप ये देखिए, ऐसा लगता है राष्ट्रपति ट्रंप इन देशों को भी अब अमेरिका के नक्शे में शामिल करना चाहते हैं। इन सब को अमेरिका की टेरिटरी के तौर पर दिखाया गया है, सब पर अमेरिका का झंडा लगा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब अब अमेरिका का हिस्सा है। हालांकि जो असली बैठक थी और उसकी जो असली तस्वीर थी उसमें यह नक्शा नहीं था। दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए। असल में उस स्थान पर जब जो असली मीटिंग हुई थी इसमें यूक्रेन का मानचित्र था जो आज यहां आप देख रहे हैं। ये तो आज की तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए आप। जो असली तस्वीर थी उसमें यूक्रेन का मानचित्र था और इस तस्वीर को एडिट करके आज नए बदलावों के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कनाडा और वेनेजुएला एक स्वतंत्र देश हैं और ग्रीनलैंड पहले से ही डेनमार्क के अधीन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसे एक भड़काने वाली तस्वीर माना जा रहा है। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप 18 अगस्त 2025 को ही ये समझ गए थे कि यूरोप के नेता असल में उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं और ट्रंप का अगला सोशल मीडिया पोस्ट भी यही कह रहा है। इस पोस्ट में ट्रंप ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप के हाथ में अमेरिका का झंडा है और उनके साथ खड़े हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो। इस तस्वीर में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है ग्रीनलैंड यूएस टेरिटरी एस्टेब्लिश्ड 2026। ये भी देखिए उन्होंने पोस्ट की है। आजकल वो अपनी सारी मन की बात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुनिया को बताते हैं। इस तस्वीर के जरिए ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि वर्ष 2026 में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा और ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को या तो खरीदने और या फिर उस पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। तो आज उन्होंने ये दो नई तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनसे आपको उनकी मंशा पता चल जाएगी। ग्रीनलैंड पर ही आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात करने का फैसला किया है। ग्रीनलैंड में मौजूद अमेरिका के इस मिलिट्री एयरबेस का नाम है पिटुफिक। इसे कहते हैं पिटुफिक स्पेस बेस और इसका संचालन और नियंत्रण अमेरिका की सेना करती है। अमेरिका के मुताबिक इस बेस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तैनाती के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड को पहले ही बता दिया गया था और इसके लिए कूटनीतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। अमेरिका इसे रूटीन मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है, लेकिन अमेरिका के इस फैसले से ठीक पहले सोमवार यानी 19 जनवरी को डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपने अतिरिक्त सैनिक और सैन्य उपकरण भेज दिए हैं। डेनमार्क इस समय ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे जैसे कई देशों के सैनिक शामिल हैं और ये देश मिलकर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क को अपना एक सांकेतिक समर्थन दे रहे हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, मुश्किल से 50 सैनिक वहां पर हैं इन सारे देशों के मिलकर जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। तो 50 सैनिक क्या ही कर लेंगे, इसीलिए हमने कहा कि ये एक सांकेतिक मिलिट्री एक्सरसाइज है। जब राष्ट्रपति ट्रंप से इस मिलिट्री एक्सरसाइज पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सैनिक रशिया से ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने के लिए यूरोपीय देशों ने तैनात किए हैं। You said securing the Arctic from Russian threats is important to you. Why are you upset about NATO allies taking that, more seriously in Greenland by holding military exercises? Well, that wasn't a military. They sent a few people, and they say they sent them not for me, but to guard against Russia. But NATO's been warning Denmark for about 20 years now, longer than that, 25 years. They've been warning Denmark about the Russian threat. And it's not only Russia, it's also China. So we'll see what happens. But let's put it this way. It's going to be a very interesting Davos.
तो हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप को अब सोचिए किसका समर्थन मिला है। उन्हें रशिया का समर्थन मिल रहा है। आज रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया था और यह इलाका हमेशा से डेनमार्क का हिस्सा नहीं रहा है। एक प्रकार से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है ही नहीं और डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कोई कब्जा या कोई अधिकार बनता ही नहीं है। लगभग वही बात जो अमेरिका कह रहा है, वही बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वही बात का समर्थन रशिया भी कर रहा है। कितनी हैरानी की बात है। В принципе, Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание. То, что там жители сейчас привыкли и им комфортно, это другой вопрос. Но проблема бывших колониальных владений, она стоит все более и более серьезно. तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड को इसलिए लेना चाहते हैं कि अगर हमने नहीं लिया तो रशिया ले लेगा या चीन ले लेगा। इस इलाके को रशिया और चीन से बचाना है इसलिए। लेकिन रशिया इनडायरेक्टली अमेरिका का समर्थन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें रशिया को अपना एक फायदा दिखता है। रशिया जानता है कि अमेरिका की असली ताकत उसके सहयोगी देश और नेटो गठबंधन है और इस समय नेटो के सभी देश मिलकर रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और नेटो के सदस्यों के आपसी झगड़े का फायदा उठाकर रशिया अब यूक्रेन के इलाकों पर अपना कब्जा और मजबूत कर सकता है। मतलब ये कि रशिया ये चाहता है कि ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो में फूट पड़ जाए। रशिया ये जरूर चाहेगा कि ग्रीनलैंड के मामले पर ये यूरोपीय देश और अमेरिका की आपस में अनबन हो जाए, इनकी दोस्ती में खटास पड़ जाए और ये जो ईयू है ये अमेरिका के खिलाफ ही खड़ा हो जाए और नेटो देश जो हैं इनमें भी आपस में एक दरार पड़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा फायदा रशिया को होगा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप लगातार बयान क्यों दे रहे हैं, इसे आप 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, अमेरिका के मुताबिक इस इलाके में रशिया और चीन लगातार मजबूत हो रहे हैं और जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका चाहता है कि रशिया और चीन यहां से दूर रहें और यह सब तब हो पाएगा जब इनसे पहले अमेरिका वहां पर पहुंच जाए और इस पर कब्जा कर ले। और दूसरा, ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना साइकोलॉजिकली यानी मानसिक रूप से उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ग्रीनलैंड पर कब्जे को ट्रंप अपनी छवि से भी जोड़कर देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा तो पूरी दुनिया में अमेरिका की जो शक्ति है लोग उसे सलाम करेंगे, अमेरिका को एक सुपर पावर की तरह स्वीकार करेंगे और उन्हें भी अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जो छवि है वो मजबूत होगी। इसलिए ग्रीनलैंड पर उनकी नजर टिक गई है। कुछ समय पहले आपको याद होगा वो नोबेल पीस प्राइज चाहते थे, उनकी सारी जो सुई थी वो नोबेल शांति पुरस्कार पर अटक गई थी और वो बड़ी शिद्दत से ये चाहते थे कि उन्हें ये पुरस्कार मिल जाए। लेकिन जब ये नहीं मिला तो अब उनकी जो दूसरी इच्छा है जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहते हैं वो ये कि चलो नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला लेकिन अब ग्रीनलैंड तो मैं लेकर छोड़ूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप जिस ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क के साथ संघर्ष करना चाहते हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं, वो अमेरिका का सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी रहा है, उनका दोस्त है। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक हर बड़े युद्ध में डेनमार्क की सेना ने अमेरिका का साथ दिया है। यहां तक कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस बनाने और हथियारों को तैनात करने की भी छूट दी। यानी डेनमार्क अमेरिका का पक्का दोस्त रहा है। लेकिन अब ट्रंप की धमकी का मतलब यह है कि डेनमार्क सहित अमेरिका के हर सहयोगी देश और हर दोस्त के लिए यह एक चेतावनी है। अमेरिका के मशहूर पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। इसका मतलब है कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक हो ही सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त बनना उससे भी ज्यादा घातक है। इसलिए अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी, ये इसका विश्लेषण बनता है। अब यूरोप के देशों का नेटो पर भरोसा भी खत्म हो सकता है और अमेरिका के साथी देश एक दूसरे से सवाल पूछेंगे कि अगर डेनमार्क सुरक्षित नहीं है तो फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। हो सकता है कि अब ये देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के बदले
अपनी मिलिट्री पावर को और बढ़ाएं या फिर नए दोस्त और नए विकल्पों को ढूंढें। आज यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने कहा है कि ये यूरोप के लिए आत्मनिर्भर बनने का बिल्कुल सही मौका है। That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity, to build a new form of European independence. कल भी हमने आपको कहा था कि यूरोप ने असल में अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है। यूरोप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा की सारी ज़रूरतों को आउटसोर्स कर चुका है रशिया जैसे देशों को। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत कमज़ोर है, उसके लिए चीन जैसे देशों को आउटसोर्स कर चुका है। और अपनी जो सुरक्षा है उसे वो नेटो या फिर अमेरिका को आउटसोर्स कर चुका है, यानी उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये सही वक्त है, जैसा कि उन्होंने कहा, कि अब यूरोपीय देशों को, ईयू को अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ताकि ये सारे देश उन्हें धमका न सके। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो यूरोप के 8 देशों पर 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और फिर 1 जून से इसे बढ़ाकर 25% कर देंगे, यानी उतना ही कर देंगे जितना उन्होंने भारत पर एक्स्ट्रा 25% किया हुआ है रशिया से तेल खरीदने के लिए। तो सोचिए, ट्रंप के लिए भारत और यूरोप के जो देश हैं, नेटो के जो सदस्य हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। भारत अमेरिका से तेल खरीद रहा है, इसलिए 25% टैरिफ, और यही टैरिफ अब वो यूरोप पर लगाने वाले हैं। इस धमकी के बाद ईयू की अध्यक्ष ने स्विट्जरलैंड के डावोस में आज कहा कि वो अगले हफ्ते भारत के साथ एक ऐतिहासिक ट्रेड डील करने वाली है और इसे वो मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सबसे बड़ी डील कह रही है। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. ये भारत इसलिए आने वाली है क्योंकि गणतंत्र दिवस पर जो ईयू की जो चीफ हैं वो विशेष मेहमान रहेंगी और असल में भारत और यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन, दोनों ही अमेरिका से परेशान हैं और अब ये सोचेंगे कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के बाज़ारों को एक साथ मिला लेते हैं, आपस में मिलकर व्यापार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, जिससे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से हम लड़ सकें। इस समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के लिए बातचीत बिल्कुल फाइनल राउंड में है और इस FTA पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत की फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस समय भारत और EU के बीच करीब 12,15,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और यूरोपियन यूनियन में वहाँ के 27 देश शामिल हैं। पिछले साल भारत ने ब्रिटेन और ओमान के साथ भी एक ऐसा ही FTA किया था और अब तक भारत 13 देशों और रीजनल ब्लॉक्स यानी क्षेत्रीय गुटों के साथ इस प्रकार का FTA कर चुका है। और अगर अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी है तो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेंगे ताकि ये देश भारत के बाज़ारों का इस्तेमाल कर सकें और भारत को अमेरिका के अलावा भारत में जो वस्तुएं बनी हैं उन्हें नए बाज़ार अब मिलते चलें। और इसीलिए भारत अमेरिका को छोड़कर अब दूसरे नए बाज़ारों की तलाश में है। जो सामान हमारा अब अमेरिका में नहीं बेचा जा रहा है या बहुत महंगा हो गया है, अब उस सामान को भारत दूसरे बाज़ारों में, दूसरे देशों में बेचना चाहता है और वो भी ऐसे उसमें जहां पर कम से कम टैक्स लगे। और EU अब, यानी ये जो EU के 27 देश हैं, अब अपना बाजार भारत के लिए खोलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा जिसमें हिंद महासागर के एक आइलैंड को लेकर ब्रिटेन पर नाराजगी जताई है और इस आइलैंड का नाम है डिएगो गार्सिया और यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट मिलिट्री बेस है। ट्रंप ने लिखा है कि ब्रिटेन इस द्वीप को मॉरिशस को वापस देने की योजना बना रहा है और ये बहुत बड़ी मूर्खता है और उन्होंने इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो आपकी स्क्रीन पर भी होगा। उन्होंने कहा है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेट स्टूपिडिटी। इसे
ब्रिटेन की उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्खता बताया है। असल में मॉरिशस का ये जो डिएगो गार्सिया है, ये मॉरिशस का ही हिस्सा है और इस पर वर्ष 1814 में ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। फिर 1968 में मॉरिशस तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस आइलैंड पर ब्रिटेन का ही कब्जा बना रहा और अब ये आइलैंड ब्रिटेन मॉरिशस को वापस करने वाला है और इस डील में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप कभी आइलैंड तो कभी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अपने सहयोगी देशों के खिलाफ आजकल सख्त बयान दे रहे हैं और आज ब्रिटेन के एक नेता एड डेवी ने राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। एड डेवी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ब्रिटेन की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी लिबरल डेमोक्रेट के एक नेता हैं और अब आप उनका बयान सुनिए जो उन्होंने ब्रिटेन की संसद में ट्रंप के बारे में दिया है। President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe, and our world. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. So there are only two ways of getting him to back down: bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account, or standing up to him like we would with any other bully. Standing together with our European allies to make him back down. हिंदी में कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप खुद अमेरिका की पुरानी नीतियों पर भी सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीनलैंड में 500 वर्ष पहले किसी देश की नाव गई थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश को ग्रीनलैंड का मालिकाना हक मिल जाएगा। आप ये बयान उनका पहले सुनिए। And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. अब ट्रंप अपनी देश की पुरानी नीतियों को बदलकर एक नई नीति लाना चाहते हैं। आज से करीब 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के बीच एक नियम को लेकर सहमति बनी थी। इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी। जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ध्यान से इसको सुनना चाहिए। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी। इसका मतलब था कि अगर कोई क्रिश्चियन यूरोपीय देश यानी कोई ईसाई यूरोपीय देश किसी ऐसी जमीन की खोज करता है जो या तो खाली है या वहां दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो उस यूरोपीय देश को हमेशा के लिए उस जमीन और उस देश का मालिकाना हक मिल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस नियम को ईसाइयों के सबसे बड़े और ताकतवर धर्मगुरु पोप का भी समर्थन मिला था। 15वीं शताब्दी में पोप ने 3 दस्तावेज जारी किए जिसके तहत यूरोपीय देशों को दुनिया के सभी गैर ईसाई देशों पर कब्जा करने और वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाने की छूट दे दी गई थी। वर्ष 1493 में पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा और पूर्व के जो देश थे, पूर्व के देश पुर्तगाल को दे दिए गए और पश्चिम के देश स्पेन को दे दिए गए। यानी दुनिया को ऐसे बांटा गया जैसे वो यूरोप के देशों की अपनी खुद की संपत्ति हो। और यही कारण है कि लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश स्पेन के गुलाम बने और वर्ष 1492 में स्पेन कैरेबियन द्वीपों तक पहुंच गया था। वर्ष 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और अगले कुछ वर्षों में भारत के पश्चिमी तट के कई इलाकों जैसे गोवा, बॉम्बे और कालीकट में पुर्तगाल का कब्जा हो गया था, क्योंकि पुर्तगाल के लोग एक नाव में बैठकर यहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये गैर ईसाई देश है, उनकी नाव यहां पर पहुंच चुकी है और उन्हें पूरा अधिकार है इस जमीन पर कब्जा करने का। एक और दिलचस्प बात यह कि जिस जमीन पर लाखों लोग
हजारों वर्षों से रह रहे थे, अगर वो लोग गैर ईसाई धर्म के थे तो उस जमीन को भी खाली मान लिया गया था। यानी एक तरह से गैर ईसाई धर्म के लोगों को मनुष्य से भी कम का दर्जा उस समय दिया गया था, उन्हें तो मनुष्य माना ही नहीं गया था। और यह भारत के साथ भी हुआ। वर्ष 1770 में जब ब्रिटेन के एक नाविक और एक्सप्लोरर जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उस समय वहां पर पहले से ही लाखों लोग रह रहे थे जो लगभग 60,000 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, लेकिन वो लोग गैर ईसाई थे, इसलिए उस जमीन को भी खाली मानकर यह जमीन ब्रिटेन के राजा के अधीन मान ली गई। और वर्ष 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसने भी डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिश्चियन डिस्कवरी को अपने कानून का हिस्सा बना लिया और इस कानून के तहत अमेरिका में रहने वाले यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा करने का कानूनी हक मिल गया। और अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है, जो अमेरिका में हजारों वर्षों से रह रहे थे। अमेरिका की तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में भी कानून बनाए गए और लाखों मूल निवासियों को उनके पूर्वजों की जमीन खाली करने के लिए मजबूर किया गया। आज इन सभी देशों में मूल निवासी जो हैं वहाँ के, या तो वो ख़त्म हो चुके हैं या उन्हें पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया है, वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। डेनमार्क वर्ष 982 में ग्रीनलैंड तक पहुँच गया था और नॉर्वे वर्ष 874 में आइसलैंड तक पहुँच गया था। और यूरोपीय देशों की नाव सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं पहुँची, बल्कि वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड और कैरेबियन देशों तक भी पहुँची थी। और इसीलिए जैसे ही उनकी नाव पहुँची और वहाँ पर गैर ईसाई लोग मिले तो उनके पास ये पूरा अधिकार था कि वो इसे अपनी ज़मीन मान लें। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो बयान ग्रीनलैंड के लिए दे रहे हैं, यही बयान खुद अमेरिका पर भी लागू होता है। और ग्रीनलैंड पर सवाल उठाने से पहले अमेरिका को खुद अपना इतिहास भी ध्यान से देखना चाहिए। अब आपको ईरान लेकर चलते हैं, जहां पर 23 दिनों के विरोध के बाद वहां की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिनों में सरेंडर करने का आदेश दिया है और जो सरेंडर नहीं करेंगे उनके खिलाफ वही व्यवहार किया जाएगा जैसा किसी आतंकवादी के साथ किया जाता है। ईरान से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इन प्रदर्शनों में करीब 5,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 500 सुरक्षाकर्मी भी हैं। ईरान की सरकार ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल उन प्रदर्शनों के जरिए ईरान को अस्थिर कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि 8 जनवरी को कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंदूकों के साथ तेहरान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और ईरान की सरकार ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है और वो ये कहती है कि जिन प्रदर्शनकारियों ने स्कूल, मस्जिद और मदरसों में आग लगाई और भीड़ को भड़काया, उनकी पहचान अब कर ली गई है और अब वो बचेंगे नहीं। همین که تیراندازی میکنه همکارا رو پشتون شهید میکنه با اسلحه کلاش. همین که تیراندازی میکنه همکارا رو پشتون. ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का यह आरोप है कि इस समय ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और पुलिस फोर्स मिलकर इन प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचल रहे हैं और इस कार्रवाई में सैकड़ों बच्चों की भी मौत हो चुकी है। कल हमने आपको नोएडा के 27 वर्ष के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की एक बहुत दर्द भरी कहानी दिखाई थी। उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। जिस कार में वो बैठे हुए थे, जिस कार को वो ड्राइव कर रहे थे, वो कार पानी में डूब गई थी और इसी के साथ युवराज मेहता भी पानी में डूब गए थे। और वो अपनी कार की छत पर बैठकर करीब 2 घंटे तक अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे और उसी कार को आज शाम बाहर निकाल लिया गया पानी से। ये उसी की तस्वीर है। जो कार 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे डूब गई, उसे असल में उसी समय निकाला जाना चाहिए था, लेकिन इस कार को करीब 88 घंटे के बाद निकाला गया और इस कार को 16 जनवरी की रात को ही अगर निकाल लिया गया होता तो 27 वर्ष के युवा इंजीनियर युवराज मेहता आज जिंदा होते। हमें ये खबर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यही वो कार थी जिसे युवराज मेहता उस रात ड्राइव कर रहे थे और उन्हें रात में अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और वो इस जगह पर सड़क के बाहर एक
पानी के अंदर उनकी कार चली गई। उस समय स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और धीरे धीरे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। 2 घंटे तक युवराज मेहता मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन हमारा सिस्टम एक युवा इंजीनियर की जान नहीं बचा पाया। इतना बड़ा देश, हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इतने बड़े सपने, लेकिन हम इस लड़के की जान नहीं बचा पाए। भारत यूक्रेन युद्ध के दौरान अपने देश के लोगों को सुरक्षित वहां से निकालकर अपने देश लाया। भारत ने यमन, अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में गृह युद्ध और तनाव के दौरान न जाने कितने भारतीयों को वहां से रेस्क्यू करके उनके घरों तक पहुंचाया। भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन सिंधु जैसे न जाने कितने ऑपरेशन हमारी सरकार ने चलाए। विदेशों से हम भारतीयों को बचाकर अपने देश तो ले आए, लेकिन हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर एक युवा इंजीनियर को हम नहीं बचा पाए। ये बहुत दुख का विषय है। और अब आपको रशिया के कैमचाटका शहर लेकर चलते हैं। आपने शायद इस शहर का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यह शहर इसलिए आजकल चर्चा में है क्योंकि यहां 60 साल में सबसे भारी बर्फबारी हुई है। ऊंची ऊंची इमारतें बर्फ में ढक चुकी हैं। कुछ लोग बिल्डिंग्स की छतों पर जाकर वहां से नीचे अब स्कीइंग कर रहे हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर जाने के रास्ते में कई मीटर मोटी बर्फ जमी हुई है और उस बर्फ को काटकर अब वहां पर सुरंगें बनाई जा रही हैं, तभी आप वहां से जा पाएंगे। वहां लोगों की गाड़ियां बर्फ के नीचे दब चुकी हैं और कई मीटर मोटी बर्फ की चादरों को तोड़कर लोग अपनी गाड़ियों को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। और वहां पर जो ट्रैफिक लाइट तो दिखती हैं, लेकिन ढूंढने पर भी सड़क दिख नहीं रही। आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर ट्रैफिक लाइट कितनी ऊपर होती हैं, लेकिन ट्रैफिक लाइट भी अब बर्फ से ढक चुकी है। कैमचाटका को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है। लैंड ऑफ आइस क्यों कहा जाता है, उसकी तस्वीरें तो आपने देख ली, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इसे लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि वहां 300 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 अब भी सक्रिय हैं। और ये क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, यानी यहाँ लगातार भूकंप और ज्वालामुखियों की जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं। अब मानचित्र पर देखिए कि ये जगह कहां पर है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली से लगभग 7000 किलोमीटर दूर रशिया के पूर्व में ये जगह स्थित है। जनवरी 2026 के पहले 15 दिन में ही यहां पर 2 मीटर से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सलाह हमेशा हारने वालों से लें, जीतने वालों से नहीं, क्योंकि जीतने वाले सिर्फ अपनी प्रशंसा करते हैं, वो मुश्किलों के बारे में आपको नहीं बताते। नमस्कार।